प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अब तक हमने उनकी मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों कवर कर लिए हैं। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक थोड़ा सा बचता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? अगर आपको याद हो तो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास स्टेप्स थे सिट्रिक एसिड साइकिल के, उसके अंदर हमारे पास NADH या FADH2 हमारे पास रिलीज हो रहा था, राइट? और FADH और या फिर NADH जब हमारे पास रिलीज हो रहा था तो हम बोल रहे थे कि जो NAD है दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 ATPs और FADH2 होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 ATPs, राइट? तो अब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि जो ये NAD होता है या FADH2 होता है, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये एंटर कर जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर करते हैं जब, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। हमारे पास जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर रिलीज होती है वो हमारे पास ATP की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन के अंदर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एंजाइम्स होती हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एंजाइम्स होती हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास डिफरेंट सबस्ट्रेट से आते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास कन्वर्ट करती है टू ऑक्सीजन। हमारे पास ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और जो ये एंजाइम्स हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो एंजाइम्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर रिक्वायर्ड होती है, ये एंजाइम्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो अभी अगर सीक्वेंस की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सीक्वेंस की बात करें तो क्या सीक्वेंस रहता है हमारे पास? इनिशियली कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है NAD के ऊपर, फिर FAD से नेक्स्ट हमारे पास COQ तक जाता है। नेक्स्ट हमारे पास साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C और फिर साइटोक्रोम A3 और A, और फिर फाइनली हमारे पास जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल सीक्वेंस रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब इस जो ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के अंदर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तब इलेक्ट्रॉन्स की जब ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से हमारे पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये हमारे पास क्या होती है, ATP की फॉर्म में हमारे पास स्टोर की जाती है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन the energy released is stored in the form of ATP and this process is known as oxidative phosphorylation. तो बेसिकली क्या होता है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन आ रहा है इस हमारे पास वर्ड के अंदर। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है हमारे पास, जो ADP होता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों मिलके हमारे पास क्या करते हैं, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके हमारे पास क्या कर देते हैं, बना देते हैं ATP। तो हमारे पास क्या हो जाता है, ATP में ATP क्या होता है हमारे पास, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर क्या रिएक्शन होती है हमारे पास ATP की फॉर्मेशन के लिए, हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हो जाती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से हमारे पास ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो हमारे पास, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP from ADP and inorganic phosphate with the energy produced during the transport of electrons in the respiratory chain. तो रेस्पिरेटरी चेन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी की हेल्प से जब हमारे पास ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमारे पास ATP की फॉर्मेशन हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो ऑक्सीडेटिव
इट हैपेंस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे हमारे पास ये पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो लोकेटेड होती है। अब हमारे पास एटीपीज कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सबसे पहले जो हमारे पास ये स्टेप है NAD से COQ तक का, इस स्टेप के अंदर हमारे पास एक एटीपी रिलीज होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा साइटोक्रोम B से C1, इस स्टेप के अंदर हमारे पास एक एटीपी रिलीज होता है। और उसके अलावा हमारे पास जो साइटोक्रोम A से ऑक्सीजन का, जब हमारे पास ऑक्सीजन एक की हमारे पास ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर होते हैं, तब हमारे पास एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो NAD है, NADPH जो है उसके वो हम मानते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, क्योंकि NADP जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है तब हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी क्या करती है हमारे पास इस स्टेप को इस स्टेप की प्रोसीजर को हमारे इस स्टेप को प्रोसीड करवाने में हेल्प करती है। सो NAD जो है वो हमारे पास 3 ATPs के इक्वल होता है, और FAD जो होता है ये कुछ लोग मानते हैं कि 2.5 ATPs के इक्वल होता है, या फिर हमारे पास 2 ATPs के इक्वल होता है। सो अब उसके बाद आता है हमारे पास जब हमारा एक ऑक्सीजन एटम यूटिलाइज होता है तब हमारे पास क्या आ जाता है, 3 ATPs की फॉर्मेशन हो जाती है। सो अब इसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है हमारे पास, ये जब हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा हो, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर जब हमारे पास ATPs की फॉर्मेशन ना हो और हमारे पास एक अनकपलर ऐड हो जाए, तो हमारे पास उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ATP की फॉर्मेशन नहीं होती, तब हमारे पास क्या हो जाता है, अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब जब हमारे पास एक अनकपलर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास ऑक्सीजन की अपटेक के अंदर मार्केटेड इंक्रीज हो जाता है, हमारे पास मार्क इंक्रीज होता है ऑक्सीजन की अपटेक के अंदर, लेकिन हमारे पास ATPs की फॉर्मेशन नहीं होती। हमारे पास डाइनाइट्रोफिनॉल, एजाइड, थायरॉक्सिन जो ये सब सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब हमारे पास ADP से ATP की फॉर्मेशन होती है लेकिन विदाउट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, जब हमारे पास बिना ऑक्सीडेशन के ADP से ATP की फॉर्मेशन हो, जब ये स्टेप हमारे पास विदाउट ऑक्सीडेशन हो जाए, तब हमारे पास क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, जब हमारे पास फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से इनॉल पाइरुवेट की फॉर्मेशन होती है, तब हमारे पास साइमल्टेनियसली क्या हो जाता है, ADP से ATP की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से जब हमारे पास इनॉल पाइरुवेट की फॉर्मेशन होती है, एक फॉस्फेट की रिमूवल हो जाती है, हमारे पास इनॉल पाइरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो जो फॉस्फेट है वो सप्लाई करता है हमारे पास ADP के साथ ज्वाइन करके ATP की फॉर्मेशन कर देता है। अब सिमिलरली हमारे पास जब कन्वर्जन होती है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट की इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट से जब हमारे पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तब हमारे पास क्या हो जाता है, साइमल्टेनियसली ADP से ATP की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये हमारे पास होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसकी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, और इन द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ the inorganic phosphate that is generated from the substrate level reaction, we are able to progress the substrate level phosphorylation and the formation of ATP is possible. अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, that is abnormal
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमने नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया, उसके अंदर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में आ गया। उसके बाद हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में से जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, वो प्रोसेस हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो है। उसके अलावा हमने एचएमपी शंट के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा हमने जो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, उसके अलावा जब हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, हमने सारे जो मेटाबॉलिज्म नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, जनरली ये हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती है, राइट। तो जब अब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मली हमारी जो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल, अगर पेशेंट जो है वो फास्टिंग की अगर बात करें, आफ्टर 12 आवर्स ऑफ मील हमारे पास जो पेशेंट्स का हमारे पास क्या रहता है ब्लड शुगर लेवल, इट इज जनरली 70 to 105 mg per 100 ml। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की बात हो रही है, ये 70 to 105 mg per 100 ml रहता है। और हमारे पास जो ये नॉर्मल मेंटेनेंस होती है कार्बोहाइड्रेट्स के या शुगर के लेवल की बॉडी के अंदर, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय, इट इज हेल्प्ड बाय इंसुलिन। एक हार्मोन हमारे पैनक्रियास से रिलीज होता है। तो पैनक्रियास क्या करता है, हमारे पास ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। सो हमारे पास जो इंसुलिन है, जो बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं पैनक्रियास के, वहां से रिलीज होता है। और उसका मेजर काम क्या होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल को मेंटेन करना। सो अब एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या आएगा हमारे पास, जब हमारे पास नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल या नॉर्मल शुगर लेवल जब हमारे पास मेंटेन नहीं रहती, तो उसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन आती है, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती है हाइपरग्लाइसीमिया। तो जब हमारे पास 70 to 105 mg per 100 ml से ऊपर जब हमारे पास लेवल पहुंच जाए शुगर का, तो दैट इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। सो ये जनरली होता है हमारे पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और इसके अंदर हमारे पास जनरली डायबिटीज मेलाइटस डिसीज हो जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जब होता है, तो हमारे पास एक और कंडीशन आती है विच इज नोन एज हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है हमारे पास, हाइपोग्लाइसीमिया इज द कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं। और ये जनरली हमारे पास फास्टिंग के टाइम पे होता है, या फिर हमारे पास ओवर यूज ऑफ इंसुलिन, जब हम डायबिटीज मेलाइटस की ट्रीटमेंट कर रहे हो और हमारे पास इंसुलिन का पेशेंट जो है वो यूज कर रहा हो, और ओवर यूज अगर कोई पेशेंट कर ले इंसुलिन को, तो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है, या फिर इन द केस ऑफ स्टार्विंग हमारे पास ऐसा होता है। सो अब उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन है एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, विच इज नोन एज ग्लाइकोस्यूरिया। अब ग्लाइकोस्यूरिया क्या होता है हमारे पास, ग्लाइकोस्यूरिया होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ यूरिन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स, और वो भी डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ, जब हमारे पास शुगर जो है यूरिन के अंदर किसी पेशेंट के आए, तब द कंडीशन इज नोन एज ग्लाइकोस्यूरिया। और ये जनरली हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस की जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर होता है। और डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, हमने कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के अंदर पहले भी पढ़ा था। डायबिटीज मेलाइटस हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की एक डिसीज है, और ये जनरली हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है। और जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए, और उस हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए और ग्लाइकोस्यूरिया हो जाए, और उसके अलावा हमारे पास उस पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया हो जाए, पॉलीयूरिया यानी कि इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट, और उसके अलावा उस पेशेंट के अंदर पॉलीडिप्सिया हो जाए। जब पॉलीडिप्सिया होता है हमारे पास इंक्रीज इन द थर्स्ट ऑफ द पेशेंट, और उसके अलावा हमारे पास पॉलीफेजिया हो जाए। पॉलीफेजिया होता है इंक्रीज इन टेक ऑफ फूड ड्यू टू हंगर। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाए, विच इज हाइपरग्लाइसीमिया। सेकेंडली ग्लाइकोस्यूरिया हो जाए, विच इज प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट्स ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। उसके अलावा थर्ड है हमारे पास पॉलीयूरिया, इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट ऑफ द पर्सन। और फोर्थ है हमारे पास
पोलिप्सिया विच इज इंक्रीज इन द थर्स्ट ऑफ द पेशेंट, और फिफ्थ है हमारे पास पॉलीफेजिया विच इज इंक्रीज इन द फूड इनटेक। तो हमारे पास जब ऐसे 5 सिम्टम्स आ जाए पेशेंट के अंदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो उस पेशेंट को कहा जाता है कि हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस की हमारे पास डिसीज हो गई है। और जो डायबिटीज है ये जनरली हमारे पास इंसुलिन की हेल्प से या फिर ऑरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स जो आते हैं हमारे पास उनके ड्यू से हमारे पास ट्रीट की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म है इट इज सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमारे पास जो जितने भी हम डाइट के अंदर हमारे पास फूड का इंटेक करते हैं उन सबके जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट है बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए। अब प्रोटीन जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास क्यों इम्पॉर्टेंट थी जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, क्योंकि हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। हमारी बॉडी का फ्यूल की तरह कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है। अभी जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स हैं। तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, हमारे फंक्शन को मेंटेन करना का काम हमारे पास किसके पास है, प्रोटीन्स के पास है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सभी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन्स का ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है, बॉडी की रिपेयर है, उसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन है हमारे पास बॉडी टिश्यूज का, ये सारे के लिए हमारे पास कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट the proteins regulate the biochemical processes in the form of hormones and enzymes। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास सेल्स तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जितनी भी हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, ये एंटीबॉडीज भी हमारे पास किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से। अब उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज, अब जब प्रोटीन्स का हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है तब क्या होता है, हमारे पास अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अमीनो एसिड्स एसेंशियली क्या है, प्रोटीन्स हमारे पास एसेंशियली क्या है, प्रोटीन्स हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं। सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास क्या, उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स जो है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। और जब हमारे पास प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसी के साथ हमारे पास अमीनो एसिड्स का भी मेटाबॉलिज्म होता है विच हेल्प्स अस फर्दर जो हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। सो अब उसके बाद आता है कि हमारे पास जो ये अमीनो एसिड्स हैं उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो मेजरली हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो 3 सोर्सेज से आते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है, जो ऑब्वियस सोर्स है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे पास जो मेजर सोर्स है अमीनो एसिड्स का दैट इज फूड। प्रोटीन फूड के से हमारे पास जो प्रोटीन्स आते हैं उसकी जब डाइजेशन होती है तब हमारे पास अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। अब सेकेंड है हमारे पास जब जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जो फॉर्मेशन हुई है, जो प्रोटीन्स हमारे पास बॉडी बनाती है, जब उसकी हमारे पास ब्रेकडाउन होता है तब हमारे पास अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। और लास्टली हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो लिवर के अंदर बॉडी खुद बनाती है, जो हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिनको हम बोलते हैं। सो 3 सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज डाइजेशन ऑफ फूड प्रोटीन्स, सेकेंड सोर्स इज breakdown of tissue proteins, and third is the synthesis of the proteins in the body, specifically in the liver. So अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अमीनो एसिड पूल। अब अमीनो एसिड पूल क्या चीज़ होती है, जितने भी ये तीनों सोर्सेज से हमारे पास अमीनो एसिड्स आते हैं ये सारे हमारे पास एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक जनरल अमीनो एसिड पूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो all the amino acids which are derived from different sources come together and form a general amino acid pool, and इस pool से हमारे पास जो amino acids हैं वो further draw किए
जाते हैं या फिर हमारे पास एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या ले लिए जाते हैं फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। जैसे कि हमारे पास बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स या हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं उसके सिंथेसिस के लिए हमारे पास अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कोलिन है, क्रिएटिनिन है या फिर प्यूरीन है, पिरिमिडीन्स हैं, जो हमारे पास हमारा डीएनए का फॉर्मेशन है। तो उसके अंदर हमारे पास अमीनो एसिड्स की जो नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं उनकी हमारे पास नीड होती है। और उसके अलावा लास्टली कुछ हद तक हमारे पास जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए भी हमारे पास अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो क्या होता है, हमारे पास जितना भी अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर आता है वो एक जगह पे मिक्सअप हो जाता है और जनरल अमीनो एसिड पूल की फॉर्मेशन कर लेता है। और इस जनरल अमीनो एसिड पूल से क्या होता है, हमारे पास जो अमीनो एसिड्स है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए या फिर नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की सिंथेसिस के लिए, जैसे कि कोलिन, क्रिएटिनिन और हमारे पास प्यूरीन, पिरिमिडीन। और इसके अलावा लास्टली हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अमीनो एसिड्स को रिमूव कर लिया जाता है पूल में से। अब इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स हमारे पास एक टर्म आती है विच इज नोन एज नाइट्रोजन बैलेंस। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अब अमीनो एसिड नाम के अंदर ही अमीन आ रहा है, यानी कि हमारे पास अमीनो एसिड्स के अंदर जो अमीन ग्रुप था उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियली जो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन है उसको हम असेस करते हैं नाइट्रोजन बैलेंस से। हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल कंपोनेंट है सारे प्रोटीन्स का, और इसीलिए हमारे पास जो नाइट्रोजन का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन्स को, कि जितना हमारे पास नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर होगा वो हमारे पास प्रोटीन की फॉर्म के अंदर होगा। सो जो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन है वो हमारे पास जनरली एक्सप्रेस किया जाता है नाइट्रोजन कंटेन्ड इन प्रोटीन के हिसाब से। और जितना हमारे पास बॉडी के अंदर नाइट्रोजन इनटेक किया जाता है और हमारे पास द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज रिटेन्ड इन द बॉडी इज अ इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर हम नाइट्रोजन को हम स्टोर कर लेते हैं हमारी बॉडी, तो उसका क्या मतलब होगा कि हमारी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है। यानी कि जो हमारे पास टीनेजर्स होते हैं या फिर जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज मोर इन कंपैरिजन टू ओल्डर एडल्ट्स। अब जो हमारे पास जब हमारे पास बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट जो एक्सक्रीट हो रहा है वो इंक्रीज हो जाए तो वो इंडिकेट करता है हमारे पास लॉस इन द वेट या फिर लॉस ऑफ वेट। अगर हमारे पास बॉडी नाइट्रोजन रिटेन कर रही है तो उसका मतलब है हमारी बॉडी जो है वो वेट गेन कर रही है या फिर हमारे पास जो ग्रोथ है बॉडी की वो हो रही है। और अगर हमारे पास एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए नाइट्रोजन की तो वो इंडिकेट करता है हमारे पास कि बॉडी के अंदर लॉस हो रहा है वेट के अंदर। और जब कोई पेशेंट हमारे पास पूरी हेल्थ के अंदर है, उसकी जो कोई हेल्दी इंडिविजुअल है उसके अंदर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज कंज्यूम्ड will be equal to the amount of nitrogen which is excreted from the body। तो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं? एक तो हमारे पास कंडीशन होती है कि जो पेशेंट है वो नाइट्रोजन को रिटेन कर रहा है, एक्सक्रीट नहीं कर रहा। तो उसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो पेशेंट है वो ग्रो कर रहा है या फिर हमारे पास उसके अंदर वेट गेन हो रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है, हमारे पास इस पेशेंट के अंदर जो पेशेंट हमारे पास नाइट्रोजन को एक्सक्रीट कर रहा है तो उसका मतलब है हमारे पास उस पेशेंट के अंदर वेट लॉस हो रहा है। अब उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है इट इज नोन एज कि हमारे पास जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज कंज्यूम्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज एक्सक्रीटेड। तो जब हमारे पास द अमाउंट ऑफ जो नाइट्रोजन अमाउंट जितना हमारे पास कंज्यूम किया जाएगा उतना ही अगर एक्सक्रीट हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास पेशेंट के अंदर जो नाइट्रोजन बैलेंस को मेंटेन किया गया और हमारे पास या फिर नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम में है। सो हमारी बॉडी के अंदर इसी के अंदर दो केसेस आते हैं, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस।
पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है जब हमारे पास कंज्यूम नाइट्रोजन ज़्यादा हो रहा है लेकिन एलिमिनेट कम हो रहा है, और ये जनरली हमारे पास ग्रोथ और प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है जब हमारे पास द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज टेकन इज लेस बट द एलिमिनेशन इज मोर, और हमारे पास ये जो कंडीशन है ये हमारे पास स्टारवेशन के अंदर और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर देखी जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है। थैंक यू।